एक हमारी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल थ्योरी है जिसको हम अब्राहम मैस्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी कहते हैं। ये बेसिकली साइकोलॉजी थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन मोटिवेशन और बिहेवियर को। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर पर्सन के, हर पीपल के कुछ सीरीज ऑफ नीड्स होते हैं जिनको फुलफिल करने के लिए जो है वो काम करता है, ठीक है। और ये जो नीड्स है इनको हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो है वो अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे किसी भी पर्सन के टोटल 5 यहाँ पर नीड्स होते हैं जिनको हम इस हायरार्की में भी जो है वो अरेंज कर सकते हैं। सबसे लोअर लेवल की जो नीड होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है और सबसे हायर लेवल की जो नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो होती है, ठीक है। अब इस थ्योरी का माने तो कोई भी पर्सन सबसे पहले अपनी लोअर लेवल जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको फुलफिल करता है, यानी कि कोई भी पर्सन सबसे पहले अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करेगा। जैसे ही पूरी हो जाएगी फिर सेफ्टी नीड्स को, फिर उसके बाद सोशल नीड्स को, फिर उसके बाद स्टीम नीड्स को और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी कि कोई भी पर्सन सीधा ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ जो है वो नहीं बढ़ता है। ओके, अब ये नीड्स है क्या, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर इसका ओवरव्यू लें ताकि आप इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन है उसके आंसर कर पाओ, तो पहले बात करें अगर आप फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स वो बेसिक नीड्स हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, जैसे रोटी कपड़ा मकान, इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है। उसके बाद है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या होता है? देखो हर पर्सन सेफ रहना चाहता है, जैसे कि किसी भी पर्सन की जरूरत होगी कि सेफ एनवायरनमेंट में अपनी फैमिली के साथ जो है वो रहे, साथ के साथ उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहे, है ना। उसके बाद प्रॉपर यहाँ पर परमानेंट जॉब हो, है ना, इसीलिए वो इंश्योरेंस वगैरह भी करवाता है, ठीक है। तो सेफ्टी नीड्स के अंदर सेफ्टी चाहता है। सोशल नीड्स के अंदर जो पर्सन है वो सोसाइटी के अंदर रहना चाहता है और सोसाइटी के अंदर रहकर रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, ठीक है। जैसे शादी कर लिए, दोस्त बना लिए, है ना। उसके बाद है हमारे स्टीम नीड। स्टीम नीड क्या होता है? देखो यहाँ पर आके ना पर्सन अपने एक स्टेटस यहाँ पर बिल्ड करना चाहता है सोसाइटी के अंदर। जैसे हर पर्सन की एक चाह होती है कि वो जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा है लोग उसको पहचाने, उसको रिस्पेक्ट दे, है ना, उसकी कदर करें, है ना, ये सारी चीजें, तो वो स्टीम नीड के अंदर आता है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर ये हाईएस्ट लेवल की नीड है। यहाँ पर जो पर्सन है वो क्या करता है, खुद पे ध्यान देता है, मतलब कि अपनी जो इनर सेल्फ होती है उसके ऊपर ध्यान देता है और देखता है कि वो किस लिए यहाँ पर आया था, उसका पर्पस क्या था। यहाँ पर वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन को खोजता है, अपना जो पोटेंशियल है उसको खोजता है और उसको फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पर जो है वो करता है। मतलब यहाँ पर आके वो मोह माया से दूर हो जाता है, अब वो खुद पे यहाँ पे जो है वो फोकस करता है। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब ये हो गई नीड्स की बात। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, फटाफट से क्वेश्चन के आंसर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, इन which category in Maslow hierarchy of needs include the need for shelter, food, water और warmth? तो अगर हम यहाँ पर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करें, नीड्स थ्योरी की बात करें, तो ये जो शेल्टर है, फूड है, वाटर है, वार्मथ है, ये किस कैटेगरी की नीड में आता है? अभी हमने सभी कैटेगरी की जो नीड्स है उसको हमने समझा दो, तो किस कैटेगरी में आता है एक बार मुझे करेक्ट आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी नीड है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच नीड इन मैस्लो हायरार्की इन्वॉल्व द डिजायर फॉर अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी नीड है जिसके अंदर जो पर्सन है वो अचीवमेंट, किसी चीज को अचीव करना चाहता है, साथ के साथ दूसरों से रिस्पेक्ट कमाना चाहता है और सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस यानी कि खुद को कॉम्पिटेंट जो है वो बनाना चाहता है। कौन सी नीड होगी? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? स्टीम नीड्स। क्या होगा? स्टीम नीड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल इन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन्वॉल्विंग सेल्फ फुलफिलमेंट, पर्सनल ग्रोथ, रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी की बात करें तो हाईएस्ट लेवल की जो नीड है वो कौन सी होती है, जहां पर पर्सन सेल्फ फुलफिलमेंट के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर और अपने पोटेंशियल के ऊपर ध्यान देता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज अ करेक्ट आंसर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी अगली मोटिवेशन थ्योरी के रिगार्डिंग है जिसका नाम है हसबैक टू फैक्टर थ्योरी। क्या है हमारा? हसबैक टू फैक्टर थ्योरी। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ ले, हसबैक जो टू फैक्टर थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क प्लेस है, वर्क एनवायरमेंट है, वहां पर दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर जो पर्सन है उसके मोटिवेशन के ऊपर, उसके जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। एक फैक्टर होता है हमारा हाइजीन फैक्टर और एक होता है हमारा मोटिवेटर फैक्टर, ठीक है। हाइजीन फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
प्रेजेंट ना हो यानी कि एब्सेंट हो, तो उसके वजह से जो एम्प्लॉय है उसको जॉब डिससेटिस्फेक्शन होता है, वो डीमोटिवेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए वर्किंग कंडीशन, अगर आप कहीं पे काम करने के लगे गए हो और वहां का जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, जैसे कि आप गर्मी में काम करने गए, वहां पंखा भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर से छत भी उसकी अच्छी नहीं है, धूप आती रहती है, बारिश में पानी वो होता रहता है, ठीक है, तो वर्किंग कंडीशन ना होने की वजह से आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रही है और आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हो, आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारा फैक्टर है ये हाइजीन फैक्टर होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ कि अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट हो तो उससे कोई भी पर्सन मोटिवेट नहीं होता है, बल्कि हाइजीन फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि किसी एम्प्लॉय को डीमोटिवेट होने से, जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन है उसको रोकता है। उसके बाद मोटिवेटर फैक्टर, मोटिवेटर फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि किसी पर्सन को डायरेक्टली मोटिवेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि ये काम है, ये आपको करना है, इतनी आपके पास पावर है, आपको देखना है कि आप कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी तो उसके मन में ऑनरशिप का भाव आ गया कि हाँ मेरे पास भी पावर है, कुछ करने का जज्बा है, ठीक है, तब वो मोटिवेट होकर यहाँ पे जो है वो काम करता है। अगर आप सिंपली इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हो तो कोई फायदा होगा ही, ठीक है, वो मोनोटोनियस हो जाएगा। अब आप दोनों फैक्टर के बारे में समझ चुके हो, तो अब आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करना है। तो according to Husband two-factor theory, dash are elements in work environment that when absent or inadequate can cause dissatisfaction among employees, and if they are present it prevents dissatisfaction and maintain a baseline level of contentment, ठीक है। तो देखो ऐसे एलिमेंट जो कि वर्क एनवायरनमेंट के अंदर अगर एब्सेंट हो या फिर इनएडिक्वेट हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंप्लॉयज के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आता है, और अगर वो प्रेजेंट हो तो वो डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं और एक बेस लाइन ऑफ लेवल ऑफ कंटेंटमेंट को मेंटेन रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हाइजीन फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन तो है ही, मैं खुद ही भूल गया, तो हाइजीन फैक्टर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। तो हमने काफी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है, तो एक बार मुझे जरूर यहाँ पर बता दीजिएगा कि क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश रेफर्स टू स्ट्रेटेजिक प्रोसेस एम्ड एट एनहांसिंग स्किल नॉलेज एबिलिटीज एंड ओवरऑल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क फोर्स होती है उसकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज और ओवरऑल कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एम्प्लॉय डेवलपमेंट। क्या होगा यहाँ पे? एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने फटाफट आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन विच ट्रेनिंग मेथड इंडिविजुअल गाइड्स एंड सपोर्ट अनदर पर्सन इन अचीविंग पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स ऑफन बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड गाइडेंस। तो एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड जिसके अंदर एक पर्सन, बेसिकली वो सीनियर है, वो क्या करता है, अपने जूनियर को गाइड करता है और उसको सपोर्ट कर रहा है ताकि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से कर सके और उसके जो पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स है वो अचीव हो सके। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप देखो, जब आप क्रिकेट के लिए कोचिंग लेने जाते हो तो जो कोच होता है वो आपको इंडिविजुअली बताता है कि आपकी फॉर्म कौन सी सही रहेगी, स्टांस कितना रहेगा, ठीक है, आपको किस बॉल को मारना है, किस बॉल को स्टॉप करना है, डिफेंस कब करना है, अटैक कब करना है, वो सारी चीजें बताता है। तो वो होता है हमारा कोचिंग। क्या होता है हमारा? कोचिंग। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश डैश इन्वॉल्व्स मूविंग एम्प्लॉयज थ्रू डिफरेंट रोल्स और डिपार्टमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रॉडन देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। तो देखो, हम अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स और एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक एम्प्लॉय है उसको ना बार बार ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है घुमाए। घुमाने का मतलब क्या है कि कभी उसे सेल्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया तो उसने सेल्स डिपार्टमेंट का काम सीखा, उसके बाद उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया, फिर उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम सीखा, जिससे उसकी स्किल्स जो है वो लगातार बढ़ती गई। तो इस अप्रोच को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन, ऑप्शन तो है नहीं, जॉब रोटेशन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर? जॉब रोटेशन इज अ करेक्ट आंसर। जॉब रोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उन जॉब के बारे में समझ सके और उसके अंदर नई नई स्किल्स आ सके, ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज जो है वो हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
Dash involves creating a control of an artificial environment or scenario that mimics the real life situation. It allows individual to practice and develop their skills without real world consequences. ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा। तो मान लीजिए कि एक्सवाई कंपनी है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज को फायर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अगर आग लग जाती है तो वो उसे कैसे बुझाएंगे। ठीक है, तो एक्सवाई कंपनी ने क्या किया, जो रियल लाइफ सिचुएशन है जैसे कि आग लगना, उसको आर्टिफिशियली, मतलब कि आर्टिफिशियली उसका एक कॉपी बनाई। जैसे आर्टिफिशियल तरीके से आग लगवाई, मतलब रियल में वो किसी चीज को आग नहीं लगी है। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर एक डमी से मशीन यहाँ पर रख दिए, डमी सा थोड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसमें आग लगा दिया, मतलब थोड़ा दूर करके आइसोलेट जगह पे। तो अब इंप्लॉयज को आप कह रहे हो कि आप इस आग को बुझाओ, इस आग को बुझाओ। ठीक है, तो ये कौन सी चीज कहलाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये सिमुलेशन ट्रेनिंग कहलाएगी। सिमुलेशन ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो रियल सिचुएशन है उसकी एक कॉपी बना देते हैं ताकि हम उसको एम्प्लॉय को जो स्किल्स है वो प्रोवाइड कर सके। जैसे आग बुझाने की स्किल्स है वो हम प्रोवाइड करें और हमें यहाँ पर किसी भी तरह का नुकसान भी ना हो सके। तो सिमुलेशन ट्रेनिंग हमारा करेक्ट आंसर जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द future workforce needs of an organization. It involves analyzing various factors to predict the quantity and quality of employees required to meet the organization objectives and demands. ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है उसका हम एस्टिमेट लगाते हैं, जिसके लिए हम वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं ताकि हम जान पाए कि क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर, मतलब क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी कितने एम्प्लॉयज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और डिमांड्स यहाँ पर फुलफिल हो सके। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा करेंगे यहाँ पर मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व filling job vacancies for existing employees from within the organization and this can include promotion, transfer and lateral moves। ठीक है, तो एक ऐसी रिक्रूटमेंट जिसके अंदर जितने भी जॉब वैकेंसीज होती हैं उसको हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से ही फिल करते हैं, ट्रांसफर के जरिए, प्रमोशन के जरिए, लैटरल मूव्स के जरिए। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक सीनियर मैनेजर था, ठीक है, उसकी पोस्ट खाली हो गई। अब क्या हुआ कि एक जूनियर मैनेजर था जो कि सीनियर मैनेजमेंट के मैनेजर के अंडर जो है वो काम करता था। तो लगभग लगभग सीनियर मैनेजर जो फंक्शन परफॉर्म करता था उसको ये असिस्ट कर चुका था, इसीलिए इसे पता था कि सीनियर मैनेजमेंट का जो काम है वो कैसे यहाँ पर किया जाता है। तो कंपनी ने क्या किया, इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए जूनियर मैनेजर को ही सीनियर मैनेजर जो है बना दिया, यानी कि इसको प्रमोट कर दिया। तो ये हमारी कौन सी रिक्रूटमेंट कहलाएगी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो करेक्ट आंसर है इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्या है हमारे यहाँ पर, इंटरनल रिक्रूटमेंट। ऐसे ट्रांसफर के जरिए भी, जैसे अगर मान के चलो ए और बी डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय की जरूरत है तो ए डिपार्टमेंट से हमने एक एम्प्लॉय को बी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी हमारी इंटरनल रिक्रूटमेंट की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स hiring candidates from outside the organization to fill job vacancies. This can bring in fresh perspective, new skills and diverse experience। ठीक है, तो एक ऐसी रिक्रूटमेंट जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से जो है वो हायर करते हैं ताकि हम जॉब वैकेंसी जो है वो फिल कर पाए। अब इसका फायदा क्या होता है कि हमारे पास फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ एम्प्लॉयज आते हैं, न्यू स्किल्स आती है, डिवर्स एक्सपीरियंस आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्या है हमारे यहाँ पर, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज द करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर हम बाहर से एम्प्लॉयज को जो है वो अपॉइंट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आप एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो केस स्टडी देखो क्या है, XYZ company, a leading firm in the financial services industry, is seeking to fill a senior manager position. The role requires extensive experience in financial management, strong leadership skills, and the ability to drive strategic initiative. To find out the ideal candidate, XYZ company employs a comprehensive recruitment strategy and incorporating internal recruitment, external recruitment और e-recruitment method। तो केस स्टडी देखो क्या है,
एक कंपनी एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, वो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है, उसे एक सीनियर मैनेजर पोजीशन खाली है, उसके लिए कैंडिडेट चाहिए। और ये जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी एबिलिटीज भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक आइडियल कैंडिडेट फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंपनी ने क्या किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया, जहां पर वो इंटरनल रिक्रूटमेंट का भी यूज करिए, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का भी यूज करिए, और ई रिक्रूटमेंट मेथड का भी यूज जो है वो करिए। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, HR team reviews current employees' performance to identify potential candidates for the senior manager role and discuss which they are suitable to do their current manager. This represents which method of recruitment. तो HR जो टीम है जो रिक्रूटमेंट करेगी वो क्या कर रही है, अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, करंट एम्प्लॉयज है, उसकी ही परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रही है, ताकि वो देख पाए कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है, जो कि सीनियर मैनेजर के लिए सुटेबल है। तो ये कौन सा रिक्रूटमेंट मेथड हुआ, तो करेक्ट आंसर आपको पता लगेगा ऑप्शन, हमारा जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है वो करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हम एक एग्जिस्टिंग हमारे खुद के कंपनी के जो एम्प्लॉय है उसी को यूज कर रहे हैं वैकेंसी को फिलफिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट HR team collaborates with a recruitment agency specializing in financial service to identify potential candidates. Additionally, the company advertises a job opening for a major job boards, industry-specific website, or attend job fairs. तो यहाँ पर हमारी जो HR टीम है वो क्या करिए, सबसे पहले जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके साथ कोलैबोरेशन करिए, ताकि पोटेंशियल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि एक बाहर की रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करिए। कंपनी जॉब ओपनिंग को मेजर जॉब बोर्ड्स पे भी एडवर्टाइज कर रही है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट पे भी पोस्ट कर रही है, और जॉब फेयर्स भी वो अटेंड कर रही है। तो ये कौन सा कहलाएगा, ये हमारा कौन सा कहलाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द जॉब ओपनिंग इज पोस्टेड ऑन द कंपनीज कॉर्पोरेट वेबसाइट एंड पॉपुलर जॉब पोर्टल्स लाइक लिंक्डइन एंड इंडीड. The HR team uses an application tracking system to manage the large volume of application received online. This is the example of, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। किस तरीके से हो रही है कि जो जॉब्स हैं उनको हम कॉर्पोरेट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पोस्ट करें, साथ के साथ जो पॉपुलर जॉब पोर्टल्स है जैसे लिंक्डइन और इंडीड इसके ऊपर पोस्ट करें। जो HR टीम है वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को यूज करिए, ताकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन को मैनेज किया जा सके। तो यहाँ पर सारा का सारा जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जा रहा है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ई रिक्रूटमेंट कहलाएगा। ई रिक्रूटमेंट के अंदर हम सारा का सारा जो रिक्रूटमेंट का काम है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने HRM से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस किया है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आपको HRM के सिलेबस प्रायोरिटी के बारे में जानना है कि HRM के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इसकी जो वीडियो है वो हमारी YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो पे जाकर देख सकते हो कि HRM के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है।